इवन अमेरिका में भी हर 10 में से 9 बंदों को ये नहीं पता कि उनको गुर्दे का मर्ज है। और पाकिस्तान में हालात उससे भी बुरे हैं। और उससे भी जो बुरी बात है वो ये है कि जिन मरीजों को अपने गुर्दे के मर्ज का पता चल भी जाता है, वो जब सवाल करते हैं तो गलत सवाल करते हैं। आज की एपिसोड में हम 5 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो कि गुर्दे के मरीज आम तौर पर करते हैं और वो सवाल गलत हैं। तो जब हमारा सवाल ही गलत होगा तो हमें उसका जवाब कैसे सही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़काफ फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। आई होप आपको पिछला पेशेंट पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के हम एक और पढ़े लिखे पेशेंट के साथ डिस्कशन लाएंगे नेक्स्ट वीक में। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि वो 5 आम सवाल जो कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे पेशेंट्स के थ्रू सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं। और मैं काफ़ी परेशान होता हूँ जब मैं सवालों की ये नोयत देखता हूँ, क्योंकि ये सवाल ही गलत हैं, पूछने का तरीका ही गलत है। और वहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ का गुर्दे का कॉन्सेप्ट कितना ख़राब है। इन 5 गलत सवालों में से सबसे जो कॉमन गलत सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मैंने इसको कम कैसे करना है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस पेशेंट का, इस क्वेश्चनर का क्रिएटिनिन था 1.5। जब आपका क्रिएटिनिन 1.5 पे है तो इसका मतलब है कि गुर्दे में कुछ ना कुछ मसला है। अब सबसे पहले हमने उस मसले को जानने की कोशिश करनी है, लेकिन वो क्यों? अगर ये क्रिएटिनिन 1.5 या गुर्दे का डैमेज परमानेंट नहीं है तो जब हम इस मसले को दूर करेंगे ये क्रिएटिनिन 1.5 नॉर्मल पे आ जाएगा, जिसकी अच्छी एग्जांपल पेन किलर्स का यूज़ है, बढ़ी हुई डायबिटीज़ है, पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, सिगरेट है, इस तरह की चीज़ें। अगर ये क्रिएटिनिन 1.5 परमानेंट डैमेज है, फिर भी आपने वजह ढूंढनी है और उसको ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप वजह नहीं ढूंढेंगे बढ़ी हुई क्रिएटिनिन की और वो वजह आपके अंदर रही तो ये 1.5 से 1.9, 2.5, 3.5 और फिर डायलिसिस की तरफ जाएगा। पर एटलीस्ट जब वो आप वजह ख़त्म कर देंगे तो ये 1.5 पे रुक जाएगा या इसकी बढ़ोतरी बहुत ही स्लो हो जाएगी। और तीसरा, अगर आप इस कॉज को, गुर्दे के इस डैमेज को रिमूव नहीं करते तो ये बड़ी तेज़ी से आपको डायलिसिस की तरफ लेके जाएगा। तो जब भी आपको बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन मिले, आपने ये सवाल करना है कि मेरे बढ़े हुए क्रिएटिनिन की वजह क्या है। और जब आप उस वजह को दूर करेंगे तो आपको 3 रिजल्ट मिलेंगे, या आपका क्रिएटिनिन बहुत बेहतर हो जाएगा, या वो वहाँ पे रुक जाएगा, या हो सकता है कि वजह आपने सही नहीं जानी और फिर भी वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा अहम और गलत सवाल होता है, डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, मुझे इसकी कोई दवाई बता दें। अब पेशाब में प्रोटीन का मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ, हो सकता है ये सिंपल आपके ज़्यादा वर्कआउट की वजह से है, गर्मी की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, बुखार की वजह से है। लेकिन हो भी सकता है कि ये पेशाब में प्रोटीन आपका बहुत ज़्यादा गुर्दे के डैमेज की वजह से है। और यहाँ पे भी आपने वही लॉजिकल प्रोसेस अप्लाई करना है कि इस प्रोटीन की पेशाब में आने की वजह क्या है। जब तक आप वो वजह जानने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई जुगाड़ लगा के प्रोटीन कम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो पीछे वाला डैमेज है वो वहीं रहेगा और वो आपको, आपके गुर्दे को ख़राब करता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोटीन यूरिया बढ़ता रहेगा। अगर किसी जुगाड़ वाली फक्की या ड्रॉप से आपने वो प्रोटीन अपेरेंटली कम कर भी लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो गुर्दे में बीमारी है या डैमेज है वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। तो जब भी आपको पेशाब में प्रोटीन नज़र आए, सबसे पहले आपने उसको क्वांटिफाई करना है यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो के साथ, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो के साथ, या 24 आवर यूरिन प्रोटीन के साथ। फिर उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करनी है। जिस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको बायोप्सी भी करवानी पड़ जाए तो आपने उससे नहीं रुकना जब तक कि आपका डायग्नोसिस क्लियर ना हो जाए, वो प्रोटीन मुनासिब मेडिसिन, हेल्दी लाइफस्टाइल से रुक ना जाए या बेहतर होना शुरू ना हो जाए। तो आज के बाद आपने प्रोटीन यूरिया के बारे में सवाल करना है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में प्रोटीन है, इसकी वजह मैं कैसे जानूं और फिर उस वजह के बाद क्या ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है। इसी तरह का एक तीसरा गलत सवाल उभरता हुआ आ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी क्रिएटिनिन सिर्फ हाई है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है।
अच्छा, बाकी सब कुछ नॉर्मल पेशेंट का यूजुअली मतलब होता है कि उसके जो लैब टेस्ट हैं अपेरेंट वाले वो नॉर्मल हैं, और उन लैब टेस्ट को देखने की जो हमारी कैपेसिटी है डॉक्टर्स की या सिस्टम की, या पेशेंट को क्लिनिकली एवेलुएट करने की जो कैपेसिटी है, उस लो कैपेसिटी की वजह से मरीज़ समझता है कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल होता नहीं है। उसमें मोटी मोटी क्या एग्जांपल्स हैं? नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट ने कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं किया होता। लैब टेस्ट वो मेरी वीडियो सुन के करा लेता है, लेकिन ब्लड प्रेशर को उसने कभी मॉनिटर ही नहीं किया होता। डायबिटीज़ वो फास्टिंग शुगर में चेक करा के समझता है मुझे डायबिटीज़ नहीं है, जब हम उसका हीमोग्लोबिन A1C कराते हैं तो वो आसमान तक पहुंचा होता है। इसी तरह मोटापे को तो माशाल्लाह कुछ समझा ही नहीं जाता। पेशेंट बड़े हंस के आता है, डॉक्टर साहब मेरी क्रिएटिनिन हाई है, सब कुछ नॉर्मल है, मैं 10 डॉक्टरों को चेक करा बैठा हूँ, किसी को समझ नहीं आ रही। और मैं जब उनको एंटर होते देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये किसी ने आपको आंखें उठा के नहीं देखा कि ये जो माशाल्लाह आपका एक दूसरा बंदा अपने अपने ऊपर बैठाया हुआ है, ये आपकी क्रिएटिनिन की वजह है, इसको परे करें तो आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह स्मोकिंग, जंक फूड, बर्गर रोज़ाना खा के मरीज़ मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब बर्गर में क्या अनहेल्दी है, और फिर मैं कहता हूँ कि आप मुझे लिख के दो उसमें टमाटर के अलावा हेल्दी है क्या। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम नेचुरल अज्यूम कर चुके हुए हैं। अच्छा, बाज़ लोग बहुत ज़बरदस्त ताकतवर किस्म के कहवे पीते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो तो नेचुरल है, इसमें क्या इशू है, इसके लिए हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। तो जब आपकी क्रिएटिनिन बढ़ी हुई नज़र आए, आपने अपनी थारो वैल्यूएशन खुद भी करनी है, डॉक्टर से भी डिस्कस करना है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, मोटापा, पेन किलर्स, स्ट्रेस, जंक फूड, ये सारी चीज़ें मिल मिला के थोड़ी थोड़ी करके आपके गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ा सकती हैं, गुर्दे का मर्ज़ आपको करा सकती हैं, शायद आपको पता ना चले। तो आपने ये नहीं कहना मेरा सब कुछ नॉर्मल है, आपने इन सारी कॉमन सी चीज़ों को अच्छी तरह एवेलुएट करने की कोशिश करनी है। चौथे नंबर पे आता है हमारा हर दिल अजीज़ गलत सवाल, डॉक्टर साहब मुझे किडनी डाइट का चार्ट दे दें। भाईजान, किडनी डाइट का कोई चार्ट नहीं होता, ना ही आप उसको कोई किडनी फ्रेंडली फूड कह सकते हैं। किडनी फ्रेंडली फूड वो है जो कि हेल्दी फूड है, और हेल्दी फूड में एक सबसे बड़ा चंक तो आप निकालें जो अनहेल्दी है, वो है आपकी प्रोसेस फूड। जो भी चीज़ पैकेट में है, प्रोसेस्ड है, चीनी से लेस है, केमिकल से लेस है, वो अनहेल्दी है आपके सारे जिस्म के लिए, आपके दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए और आपकी किडनी के लिए। तो आपने जंक फूड के चंक को तो बाहर निकाल देना है। फिर आ जाता है आपकी जो हेल्दी फूड्स हैं, उनको जब अनहेल्दी अमाउंट में लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हैं, बहुत ज़्यादा नट्स, बादाम, पिस्ते खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, तो ये सारा, और इवन बहुत ज़्यादा जब कार्बोहाइड्रेट्स रोटियां आप खाते हैं, तो ये सारी की सारी गुर्दे के लिए अनहेल्दी हैं। जो गुर्दे स्पेसिफिक अगर आप कुछ चीज़ें हाईलाइट करवाना चाहें या सुनना चाहें तो वो होता है पोटेशियम और फास्फोरस उन मरीज़ों में, उन गुर्दे के मरीज़ों में जिनमें पोटेशियम और फास्फोरस हाई रहना शुरू हो गया है गुर्दे के काम की कमी की वजह से, तो उन पेशेंट्स में हम कंप्रोमाइज़ करके उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने लो पोटेशियम, लो फास्फोरस डाइट्स चूज़ करनी है, ताकि पोटेशियम और फास्फोरस का लेवल जिस्म में ना बढ़ने पाए, क्योंकि इन लेवल के बढ़ने से आपके गुर्दे को कोई डैमेज नहीं हो रहा, लेकिन वैसे इनका लेवल जिस्म में अच्छा नहीं है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है और मसले हो सकते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस के एहतियात के अलावा बाकी जो डाइट चार्ट में अहम चीज़ें हैं वो है आपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खानी और नेचुरल फूड को हेल्दी अमाउंट में लेना है। इसी तरह पांचवा गलत सवाल भी हमारी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और मरीज़ों को हेल्थ केयर पे जो ट्रस्ट है उसको डैमेज करता है। वो ये है कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे वॉश हो रहे हैं, मेरे गुर्दे कब तक सही हो जाएंगे। अच्छा, ये लैंग्वेज की कन्फ्यूजन है। जब आपका डायलिसिस होता है तो आपके गुर्दे वॉश नहीं होते, और अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर इस लफ्ज़ को पता नहीं क्यों सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसका हकीम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। डायलिसिस का होता है आपका ब्लड वॉश, वो ही ब्लड वॉश जो कि गुर्दे ने करना था, और क्योंकि आपका गुर्दा काम नहीं कर रहा, उसमें फाइब्रोसिस हो चुकी है, वो मुकम्मल डैमेज हो चुका है, रबड़ बन चुका है, तो वो सफाई वाला काम हम डायलिसिस के ज़रिए करते हैं। बेशक वो पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसमें हम एक नेचुरल मेम्ब्रेन पेट की यूज़ करते हैं, बेशक वो हीमोडायलिसिस है जिसमें हम आर्टिफिशियली क्रिएटेड मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपका डायलिसिस होता है
तो उसमें सिर्फ ब्लड वॉश होता है, गुर्दे को कुछ नहीं हो रहा होता, ना ही डैमेज गुर्दे को कुछ हो सकता है। कुछ लोगों को लगता है फजूल सी वीडियो सुन के कि गर्म पानी में वो बैठेंगे तो उनके गुर्दे हील हो जाएंगे। वो सिर्फ अनपढ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़, केमिकल या जादुई मंत्र नहीं आया कि हम डेड गुर्दे को ज़िंदा कर सकें। हाँ, हमारे पास ट्रांसप्लांट है, हमारे पास डायलिसिस है, हमारे पास मे बी फ्यूचर में आर्टिफिशियल किडनी आ जाएगी। मे बी हम फाइब्रोसिस के प्रोसेस को कभी फ्यूचर में रिसर्च के ज़रिए एक खास हद तक रोक सकें, या स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए रिवर्स भी कर सकें, उसको रीहील कर सकें। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई प्रोसेस अप्रूव्ड नहीं है। तो जब आप डायलिसिस करवाते हैं, आपके गुर्दे के काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ कोई फ़र्क पड़ता है तो वो गुर्दे ने, जो गुर्दे का बचा खुचा काम है, वो आहिस्ता आहिस्ता और डैमेज हो रहा होता है, वो और कम होता जाता है। डायलिसिस से आपके गुर्दे का काम या गुर्दे का फंक्शन वापस नहीं आना। इस कॉन्सेप्ट को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ बैठ के ज़रूर क्लियर करें, और इस होप में, उम्मीद में डायलिसिस ना करवाएं कि मैं 6 महीने साल करवाऊंगा, उसके बाद मेरे गुर्दे वॉश हो जाएंगे और हो सकता है वो काम करना शुरू कर दें। आज के जो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही कॉमन हैं, बहुत ही गलत हैं, और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत से गुर्दे के मरीज़ अपनी गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे सवालों को इसी एंगल से देखते थे, तो आपने इसको चेंज करना है। ये जो नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, मैं कराता रहता हूँ, इस तरीके से अपने गुर्दे के मर्ज़ को देखने की कोशिश करें। आपके गुर्दे के मर्ज़ की समझ भी बढ़ेगी। आप जब उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और आपको किसी पे 100% रिलाय करने की ज़रूरत भी नहीं। आप खुद भी बैठ के ये सोच सकते हैं कि यार मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा है तो क्या वजह हो सकती है, मैं कुछ कर तो नहीं था रहा, या अब कम हुआ है तो मैंने क्या छोड़ा है कि इससे कम हो गया। क्योंकि बाज़ पेशेंट क्रिएटिनिन अपना 2 से 1.3 पे करके बड़े खुश हो के आते हैं, पर मैं कहता हूँ कि जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये बेहतर कैसे हुआ है, मैं खुश नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने ये जुगाड़ से कम किया है तो फिर बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। लेकिन अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, वेट लॉस करके, अपनी जंक फूड को छोड़ के किया है, तो देन बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो वो जवाब सुनने के बाद ही मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ और मरीज़ को सेटिस्फाई होने देता हूँ। और अगर मुझे पता ना चले कि इसका क्रिएटिनिन बेहतर कैसे हुआ है, तो फिर मैं उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। आप क्रिएटिनिन, प्रोटीन यूरिया, डायलिसिस, डाइट चार्ट के बारे में कैसे सोचते हैं? आपके सवाल भी यही थे, या आप किसी और तरीके से इन चीज़ों को देखते थे? कमेंट में आपने ज़रूर शेयर करना है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके बारे में क्या सीखा? हमारी मुलाकात होगी अगली एक एपिसोड में, मोस्ट लाइकली पेशेंट इंटरव्यू के साथ, और उससे नेक्स्ट एपिसोड या उससे पहले एपिसोड में हम 5 और अहम सवाल डिस्कस करेंगे जो कि रियल क्वेश्चन होने चाहिए गुर्दे के मरीज़ के। अल्लाह हाफ़िज़।